आप सभी का स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th के भूगोल विषय की पाठ्य पुस्तक भारत का भौतिक पर्यावरण के पहले अध्याय भारत की स्थिति लोकेशन चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण व्याख्या सहित करेंगे। मात्र 8 प्रश्नों के आधार पर पूरे पाठ को समझने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से इस चैप्टर से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर किसी न किसी रूप में हम लोग देखेंगे और साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सारे प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस चैप्टर के सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? अर्थात भारत के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न दिया गया है। इसमें 4 विकल्प है। ए में है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। यह सही उत्तर है। भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर पूरे डेटा को देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर भारत के मानचित्र में देखें तो भारत का उत्तर से दक्षिण, जो ये भाग देख रहे हैं, उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर और पश्चिम गुजरात से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक इसकी चौड़ाई 2,933 किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर और लंबाई उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर और चौड़ाई पश्चिम से पूर्व 2,933 किलोमीटर है। तो इस तरह से भारत के क्षेत्रफल का विस्तार है। दूसरा प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार का चयन करें। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने से कितने डिग्री के बीच है? तो ए में ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 68 डिग्री 4 मिनट उत्तर तक। दूसरा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 25 डिग्री 4 मिनट उत्तर तक। सी में है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक और यही सही उत्तर भी है। यहाँ डी ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिए। इसमें लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण। तो सबसे पहले यहाँ यह ध्यान दीजिएगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में, अगर यह संसार है, विश्व है, ग्लोब है, ये बीच में विषुवत रेखा इक्वेटर है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश है, उत्तर की ओर स्थित है। 0 डिग्री से इस तरफ दक्षिण है और इस तरफ उत्तर है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। तो जैसे ही आपके ऑप्शन में अगर दक्षिण लिखा हुआ रहेगा तो वह उत्तर होगा ही नहीं। तो कम से कम पहले दक्षिण वाले को हटा देंगे, वह उत्तर नहीं होगा। अब यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट यानी 0 डिग्री इक्वेटर से जब हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट पर पहुंचेंगे, भारत शुरू हो जाएगा और 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट पर जाकर खत्म हो जाएगा उत्तर में ही। यानी भारत उत्तर से उत्तर की ओर है विषुवत रेखा से। तो इसका उत्तर है सी, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये मिनट क्या है? तो मिनट डिग्री को जब उसके छोटे छोटे अंशों में बांटते हैं डिग्री को, तो वह 60 भाग में बांटता है जिसे मिनट कहते हैं, और मिनट को भी जब छोटे छोटे भागों में बांटते हैं तो वह सेकंड कहलाता है। अर्थात डिग्री को मिनट में और मिनट को सेकंड में बांटा जाता है। तो इस तरह से भारत का अक्षांशीय विस्तार, यहाँ देखिए सबसे दक्षिण में यहाँ कन्याकुमारी है, तमिलनाडु का भाग है। ये 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश रेखा से शुरू होता है और सबसे उत्तर में यहाँ लद्दाख में खत्म होता है 37 डिग्री 6 मिनट पर। तो इस तरह से लगभग 30 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच भारत का विस्तार है। अब यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि ये द्वीप समूह है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये जो निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी भाग है, ये भारत के मुख्य भूमि, देखिए मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि से पहले ही शुरू हो गया है। अर्थात भारत का यह दक्षिणी भाग
भारत के मुख्य भूमि कन्याकुमारी जो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, उससे पहले ही शुरू हो गया है और यह 6 डिग्री 45 मिनट पर ही शुरू हो जाता है। 6 डिग्री 45 मिनट पर भारत का यह अंडमान निकोबार का भाग शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से कन्याकुमारी से शुरू होता है, जबकि ये द्वीप समूह का भाग 6 डिग्री 45 मिनट पर शुरू हो जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह जो द्वीप समूह का भाग है, इसका क्या नाम है, जो सबसे दक्षिण में स्थित है? तो भारत के सबसे दक्षिण में स्थित ये द्वीप समूह का भाग अंडमान निकोबार है और इसका सबसे दक्षिणी भाग भारत का यहाँ इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो पहले पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था और सबसे उत्तर का भाग जो यहाँ है लद्दाख में, यह इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। अर्थात सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट और सबसे उत्तर में इंदिरा कॉल है। लेकिन मुख्य भूमि कन्याकुमारी से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से और भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री के मध्य है। और इस अक्षांश का क्या महत्व है? इस अक्षांश के आधार पर हम जलवायु का निर्धारण करते हैं। और यहाँ देखिए एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा भारत के बीचों बीच से लगभग गुजर रही है। यह 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसे कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। अब आप भारत के मानचित्र में देखिए कि यह किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यह गुजरात है, ये राजस्थान का दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका राज्य झारखंड। और इधर अब पूर्वोत्तर भारत में देखिए कि कुछ राज्यों को छू रहा है, तो अपने मानचित्र पर इसे ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। अब अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? ये तो अक्षांशीय विस्तार देखे जो उत्तर से उत्तर की ओर है। अब देशांतरीय विस्तार यानी कि यहां से यहां तक, ये भारत का पश्चिमी भाग गुजरात है और पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश है। तो यह अक्षांशीय विस्तार के बाद देशांतरीय विस्तार को जानना है कितना है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार में ए ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 4 मिनट पश्चिम तक। अब यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, जैसे अक्षांश भारत का दक्षिण नहीं हो सकता है, उसी तरह से देशांतर भी भारत का पश्चिम नहीं हो सकता है, क्योंकि इस ग्लोब पर भारत पूरब में स्थित देश है। अर्थात भारत ग्लोब पर पृथ्वी पर उत्तर और पूरब में स्थित है, दक्षिण और पश्चिम में स्थित ही नहीं है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार जब भी होगा पूर्व में होगा, ये पश्चिम में नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 38 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 4 मिनट पूर्व तक। यह भी गलत है। 38 डिग्री से शुरू होता ही नहीं है। 38 डिग्री शुरू होता है भारत का, खत्म होता है भारत का अक्षांश, जो अभी देखे थे। सी ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो यह सी ऑप्शन सही है। भारत विश्व में ग्लोब पर पूरब में है और भारत का ये गुजरात का भाग जो रन का क्षेत्र है, यहाँ से शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ खत्म होता है, सबसे पूरब में है 97 डिग्री 25 मिनट पर। और भारत का भी ये देशांतर ये विस्तार लगभग 30 डिग्री के मध्य है, यानी अक्षांशीय विस्तार भी 30 डिग्री और देशांतरीय विस्तार भी 30 डिग्री है। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं, भारत का समुद्री सीमा का विस्तार कहां तक है? तो ये भारत का एक और मानचित्र देख रहे हैं। भारत का ये मानचित्र में आप स्थलीय सीमा देख रहे हैं, लेकिन स्थलीय सीमा के साथ साथ सभी देशों को जो समुद्र से लगते हैं, समुद्र पर कुछ दूरी तक अधिकार स्थापित किया गया है। भारत का भी यह अधिकार समुद्र पर है। तो ये कहां तक है? भारत कि ये सीमा समुद्र में कहां तक है जहां तक भारत का सर्वाधिकार सुरक्षित है? अर्थात उस क्षेत्र को भारत का क्षेत्र माना जाता है, कोई दूसरा देश यहां तक नहीं आ सकता है। ये भारत की संप्रभुता का क्षेत्र है। तो इसमें एक ऑप्शन है 12 समुद्री मील, दूसरा है 21.9 समुद्र किलोमीटर, तीसरा है 1.8 किलोमीटर और चौथा है ए तथा बी दोनों। तो अब यहां देखिए, ये सही उत्तर है 12 समुद्री मील। 12 नॉटिकल माइल, समुद्र की दूरी मापा जाता है नॉटिकल माइल में। और अगर 12 समुद्री मील को स्थलीय मील में बदल दिया जाए तो वह हो जाएगा 21.9 किलोमीटर। अर्थात ए भी सही है और बी भी सही है और अतः उत्तर हो जाएगा डी, ए एवं बी दोनों। अब 1.8 किलोमीटर पर भी विचार कीजिए।
एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर स्थलीय किलोमीटर होता है। तो 12 समुद्री मील बराबर 21.9 किलोमीटर हो गया, क्योंकि ये समुद्री मील बड़ा होता है। एक समुद्री मील नॉटिकल माइल बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। तो इस तरह से भारत का समुद्री क्षेत्र पर विस्तार 12 समुद्री मील तक है, यानी कि संप्रभुता का क्षेत्र है 12 समुद्री मील तक। और यहाँ एक चीज और जानिए, भारत का ईईजेड यानी ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जहां तक के समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकता है, वो 320 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। यानी 320 किलोमीटर तक के समुद्री संसाधनों का दोहन भारत कर सकता है, जिसे ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। वैसे ज्ञात होना चाहिए कि भारत के समुद्री क्षेत्र में निकेल, मैग्नीज आदि के विशाल भंडार पाए जाते हैं। और पश्चिमी भाग में अरब सागर में बॉम्बे हाई, जो मुंबई से लगभग से 176 किलोमीटर की दूरी पर है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, केंद्र है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का मानक समय किस देशांतर से निर्धारित होता है? अब यहां एक चीज जान लेना जरूरी है कि देशांतर रेखा जो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होती है, जैसे देखिए यह है उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, इससे समय का निर्धारण होता है। और भारत का विस्तार, देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का समय होता है। तो भारत के पश्चिमी भाग गुजरात और पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश के बीच चूंकि 30 डिग्री का अंतर है, तो 30 गुने 4 बराबर 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे समय का अंतर है। यानी 2 घंटे समय का अंतर है, अर्थात अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटा पहले होगा, तो गुजरात के में 2 घंटा बाद में होगा। ये देशांतर से समय का निर्धारण होता है। और यह जो देख रहे हैं, भारत चूंकि 68 डिग्री से 97 डिग्री के बीच है, तो लगभग बीचों बीच वाली देशांतर रेखा जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, देखिए बी में ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 82.5 डिग्री वाली जो पूर्व की देशांतर रेखा है, यहां से भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया गया है। जो विश्व का मानक समय GMT ग्रीनविच मीन टाइम, जो ग्रीनविच लंदन के पास से गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्याह्न रेखा, उससे भारत पूरब में है, इसलिए भारत का समय उससे चूंकि 82.5 डिग्री से निर्धारित है, तो 82.5 डिग्री का अर्थ हुआ कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री बराबर 5.5 घंटा GMT अंतरराष्ट्रीय जो समय GMT ग्रीनविच मीन टाइम है, उससे आगे है। अर्थात अगर वहां 12 बजे दोपहर होगा, तो भारत में शाम वाला 5:30 बजेगा। तो ये 82.5 डिग्री से निर्धारित है भारत का मानक समय, और यह मिर्जापुर के पास से गुजरती है। तो अब आप भारत के मानचित्र में यह देखने का प्रयास कीजिएगा कि यह रेखा जो 82.5 डिग्री का है, भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है। इसके ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, तो ए में 75 डिग्री है, बी 82.5 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 97.5 डिग्री, अर्थात 7.5 डिग्री का अंतर है। तो यह ध्यान दीजिएगा कि विश्व को 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है, और एक समय क्षेत्र के अंदर 15 डिग्री अर्थात 15 गुने 4 बराबर 60 मिनट, अर्थात 1 घंटे का अंतर होता है। और समय को ठीक से निर्धारित करने के लिए उसे फिर 7.5 डिग्री पर बांट दिया गया है। मानक रेखा अपना अपना देश निर्धारित करते हैं, और जो देश भारत से पूरब में होगा उसका समय भारत से आगे होगा, और जो देश भारत से पश्चिम में होगा उसका समय भारत से पीछे होगा। जैसे पाकिस्तान पश्चिम में है, तो पाकिस्तान का समय पीछे है, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित है, और जो आगे है जैसे बांग्लादेश, तो उसका समय भारत से आगे होगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां दिया गया है, गलत कथन का चयन करें। ए में है, भारत के सबसे उत्तर में स्थित बिंदु इंदिरा कौल है। क्या यह सही है? तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भारत के सबसे उत्तर में लद्दाख में स्थित
सबसे उत्तरी पॉइंट जिसका नाम इंदिरा कौल है। कौल का मतलब होता है उच्च पर्वतीय क्षेत्र का वह भूभाग, निम्न भूभाग जो हिम नदी आदि के द्वारा अपर्दित कर बनाया गया है और आने जाने का मार्ग प्रदान करता है। तो सबसे उत्तर में इंदिरा कौल है, यह सही है। दूसरा है भारत के सबसे दक्षिण में स्थित बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो अभी हम लोग देख रहे थे इंदिरा पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण में स्थित है, यह भी सही है। तीसरा है भारत के सबसे दक्षिण में स्थित बिंदु कन्याकुमारी है। तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी भाग कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी केप कोमेरीन, केप कोमेरीन अंग्रेजी में कहते हैं। केप कहते हैं स्थल का वह भाग जो नुकीला भाग जो समुद्र में अंदर की ओर घुसा हुआ है। तो देखिए एक केप है और एक केप कोमेरीन है और जिसे कन्याकुमारी कहते हैं। तो यह मुख्य भूभाग का दक्षिणी भाग है, भारत का सबसे दक्षिणी भाग नहीं है, इसलिए यह उत्तर गलत है, यानी इसका उत्तर सी होगा। भारत के सबसे पूर्व में स्थित राज्य अरुणाचल प्रदेश है। बिल्कुल पूर्व में स्थित राज्य अरुणाचल प्रदेश है, इसलिए भारत में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। अब अगला प्रश्न है, भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा किस देश की लगती है? तो भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा अगर यहाँ हम भारत के मानचित्र को देखें तो ये बांग्लादेश के साथ लगती है। देखिए बांग्लादेश भारत में इस तरह से तीन ओर से घिरा हुआ है भारत से, और एक घिरा हुआ होने के कारण इसकी सीमा रेखा पूरब, पश्चिम, कुछ भाग दक्षिण की ओर से, उत्तर की ओर से ये भारत से घिरा हुआ है, और सबसे लंबी सीमा रेखा का निर्धारण बांग्लादेश के साथ होता है। उसके बाद दूसरे स्थान पर चीन है। चीन भारत में उत्तर की सीमा बनाती है और दो भाग में बनाती है, एक ए पूर्वी भाग में और यहाँ देखिए ये पश्चिमी भाग में, और यहाँ मध्य भाग जो है ये नेपाल है, इसलिए भारत और चीन दोनों एक दूसरे से यहाँ नहीं मिलते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, चीन, यहाँ अफगानिस्तान की सीमा सटती है। चीन, नेपाल उत्तर में है, भूटान उत्तर में है, म्यांमार है पूरब में, और बांग्लादेश यहाँ है जो भारत से इस तरह से, देखिए यहाँ इस तरह से बांग्लादेश घिरा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बांग्लादेश, और इसके पूरब में ये बंगाल है। तो इतने देशों की सीमाएं भारत से लगती है। समुद्री सीमा में अरब सागर पश्चिम में है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इस तरह से सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है पड़ोसी देशों में, और दूसरे स्थान पर चीन है। भूटान एक छोटा देश है जो भारत के उत्तर में है, और यहाँ देखिए भूटान है और इसकी सीमा रेखा सबसे कम लगती है। अब आप भारत के मानचित्र में उन राज्यों को पहचानिए कि किनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से लगती है। उस तरह से और किन किन देशों से किस किस राज्य की सीमा लगती है, इसको मानचित्र में देखिए। अब अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में 7वां है। अब यह आप जानने का प्रयास कीजिए कि पहला सबसे बड़ा देश कौन है? तो भारत से उत्तर में स्थित एक देश जिसकी सीमा भारत से नहीं लगती है, रूस है, और रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। दूसरे स्थान पर उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित देश कनाडा है। तीसरे स्थान पर भारत के उत्तर में भारत का पड़ोसी देश चीन है। चौथे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। पांचवें स्थान पर ब्राजील, छठे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें स्थान पर भारत है। लेकिन यह पता लगाने का प्रयास कीजिए कि भारत के बाद 8वां बड़ा देश कौन है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित अर्जेंटीना विश्व का 8वां बड़ा देश है। तो इस तरह से हम लोगों ने इन 8 प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण भारत के आकार और स्थिति को समझने का प्रयास किया है। जब आप इन प्रश्नों को के आधार पर भारत के मानचित्र को देखेंगे तो कुछ और प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। जैसे भारत के किस राज्य की सीमा समुद्र से लगती है, इसको जानने का प्रयास कीजिएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सीमा समुद्र से लगती है। सबसे लंबी समुद्री सीमा रेखा वाला राज्य कौन है? तो सबसे लंबी समुद्री सीमा रेखा वाला राज्य गुजरात है। ये देखिए गुजरात सबसे लंबी समुद्री सीमा रेखा वाला राज्य है। और जब इस सीमा रेखा की बात आएगी तब आप भारत के मानचित्र पर जैसे बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है, तो भारत की सीमा रेखा दो प्रकार की यहाँ दिखाई दे रही है। ये ब्लू वाला भाग जो दिखाई दे रहा है ये समुद्री सीमा है, और यह भाग जो देख रहे हैं ये स्थलीय सीमा रेखा है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा
15,200 किलोमीटर लंबी है, जबकि समुद्री सीमा रेखा 6,100 किलोमीटर मुख्य भूभाग का है। और अगर द्वीप समूहों की सीमा रेखा जोड़ दें तब 7,516 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। तो इस तरह से अब भारत के तट रेखा को देखिए, तो भारत के पश्चिमी भाग में दो प्रमुख तट रेखा है। यहाँ अगर ये गोवा है तो इसके उत्तर में महाराष्ट्र गुजरात का भाग देख रहे हैं, गोवा से लेकर उत्तर में ये कोंकण तट कहलाता है। आपको पता है होगा कि गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो ये कोंकण तट कहलाता है। जबकि उसके दक्षिण में कर्नाटक केरल की ओर आइएगा तो केरल में मालाबार तट कहलाता है। उस तरह से पूर्वी भाग में भी दो प्रमुख तट है, एक दक्षिणी भाग एक कोरोमंडल तट कहलाता है, जबकि उत्तरी भाग जो मुख्य रूप से ओडिशा का तट बनाता है ये उत्तरी सरकार तट कहलाता है। तो इस तरह से जब आप इन 8 प्रश्नों के आधार पर भारत के मानचित्र को देखकर सोचिएगा तो कई और प्रश्न उभर कर सामने आएंगे। जैसे एक प्रश्न यह आएगा कि भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जो किसी देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाती है। तो आपको वहां जैसे हरियाणा को देखिएगा, मध्य प्रदेश को देखिएगा, झारखंड को देखिएगा, तो ये कई राज्य ऐसे हैं जो किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। और जिन राज्यों का नाम लिए हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि, ये न तो किसी देश के साथ सीमा रेखा बनाती है और न ही समुद्र के साथ भी सीमा रेखा बनाती है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न आप मानचित्र को देखकर हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर और इस चैप्टर के माध्यम से मात्र 8 प्रश्नों के माध्यम से इस पूरे पाठ को समझ गए होंगे। और प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे काफी अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको भी आप बनाने में समर्थ होंगे। थैंक यू।